नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे समुदाय में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर, लिकर स्टोर बिजनेस में हैं, होटल मोटेल इंडस्ट्री में विशेष भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि बीते कुछ समय में हमने पाया कि बहुत से लोग लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी अब गहरी रुचि ले रहे हैं। और जैसे जैसे अमेज़ॉन और इस तरह की डिलीवरी, होम डिलीवरी सिस्टम्स को लोगों ने अपनाया है, वहाँ पर ट्रकिंग बिजनेस को भी खूब प्राथमिकता मिलने लगी है। आज इसी को एक विषय लिए हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से ट्रांसपोर्टेशन एंड वास्तु बिजनेस पर बातचीत करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एंड वास्तु, क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय चूज़ किया आपने 2024 के अनुसार। जैसे सबको मालूम है कि डायमंड किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। ठीक उसी तरीके से मेटल यानी कि लोहा भी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हैं, काफ़ी सक्सेसफुल है, उनको ये बात मालूम है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, उनके अपने टेवे के अनुसार, कई बार अगर उनके लिए शनि यानी कि सैटर्न की पोजीशन अच्छी होती है तो उस बिज़नेस में वो अच्छा काम कर पाते हैं। हर बिज़नेस में जो प्रॉफिट होता है वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। काफ़ी सारे लोग अमेज़ॉन ये सब सोच के ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस में गए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जबकि काम करने का तरीका सबका सेम होता है। तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस के बारे में बात करते हो तो एस्ट्रोलॉजी प्रोस्पेक्ट से, वास्तु प्रोस्पेक्ट से सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये सैटर्न यानी कि शनि की दशा का बिज़नेस है। और अगर जिनका सैटर्न पावरफुल होता है, वैसे लोग इस बिज़नेस में आसानी से सक्सेसफुल हो पाते हैं। कई बार सम रीज़न अगर आपका उसका शनि के साथ कोई लेन देन तालमेल नहीं होता है तो एज ए बिज़नेस में घूम फिर के नुकसान करके आदमी जो होता है वो वापस आ जाता है। 2024 का वास्तु ये कहता है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस में हो, अगर आपके घर का दरवाज़ा वेस्ट फेसिंग है और सेम टाइम पे अगर आपका बिज़नेस का लोकेशन भी वेस्ट फेसिंग है, तो ऐसे तमाम लोगों को अपने बिज़नेस में ये पूरे साल बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, केयरफुली बिज़नेस करना चाहिए। नुकसान होने के चांसेस, बहुत ज़्यादा खर्चे होने के चांसेस, या कई बार हाथ में आता हुआ बिज़नेस चले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2024 का वास्तु ये कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वास्तु के टिप्स को अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ ये बिज़नेस जो है उनके लिए ये साल के दौरान बहुत बड़े खर्चे की वजह बन सकता है। क्या ऐसा विशेष है 2024 में जो इतनी आपदाएं लोगों को देखने को मिल रही हैं? एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वास्तु के हिसाब से जब हम पंचांग को पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के मुहूर्त देखते हैं, तो वो जो पूरे कैलकुलेशन होते हैं वो 1 या 2 दिन के नहीं होते हैं, वो 120 ईयर्स के होते हैं। जब कभी आप पंचांग देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर का, उसके बाद के साल का, उसके बाद का आपको कॉन्स्टेंटली दिखाई देगा। तो पूरा कैलकुलेशन 120 साल का होता है। 120 ईयर्स के कैलकुलेशन को 20 साल के अलग अलग, 20 ईयर्स के अलग अलग तरह के पीरियड चार्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है। 2023 तक का जो साल था वो इससे पहले के जो 20 साल का कैलकुलेशन शुरू हुआ था वहाँ तक का वो एंडिंग पीरियड था। 2024 से एक नया 20 ईयर्स का कैलकुलेशन शुरू हुआ है। लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई तो 24 में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे 24 जो है वो लीप ईयर है, 24 है, उसके अंदर सैटर्न एंड सन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के साथ आमने सामने क्लैश करती हुई है। और कोई भी तरह के ट्रकिंग इंडस्ट्री और कोई भी तरह के मेटल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए बिज़नेस है, उसमें ज्वेलरी बिज़नेस हल्का थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल में आता है। गोल्ड, सिल्वर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो सब कुछ सॉफ्ट मेटल में आती है। लेकिन जब हम ट्रकिंग बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो जो होता है वो सीधा उसका रिलेशनशिप मेटल के साथ माना जाता है। तो 2024 का वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि 2024 जो है उसमें सैटर्न की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, यानी कि वक्री दिशा में है। वास्तु के हिसाब से वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा जो है वो सैटर्न के साथ रिलेटेड दिशा है, वो भी 2024 के हिसाब से बहुत ही वर्स्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब कभी जिस प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से जो दशा जिस एलिमेंट के साथ बिलोंग करती है और किसी भी वजह से पर्टिकुलर किसी साल में और पीरियड चार्ट में अगर वो दिशा डाउन है या वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड जितने भी बिज़नेस होते हैं वो कई बार सफ़र करते हैं। वास्तु का एक और प्रिंसिपल है कि ईस्ट के मुकाबले में वेस्ट हमेशा पावरफुल माना जाता है।
नॉर्थ के मुकाबले में साउथ हमेशा पावरफुल माना जाता है। तो जो वेस्ट दिशा होती है वो आम तौर पे कंपैरेटिव टू वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार सत्ता, पावर के लिए बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के अगर शरीर के बारे में बात करें तो जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसको स्ट्रेट रखती है, वो वेस्ट दिशा उसका काम करती है। तो उस कंडीशन में जब आपका वेस्ट डाउन जाता है तो वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा घुमा सकता है, नुकसान कर सकता है। इसलिए वेस्टर्न कंट्री का वास्तु कह लो, अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है तो, अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वेस्ट के यानी कि मेटल के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए आप लोग हो, तो ऐसे तमाम लोगों को ये साल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। पल्लवी जी, शायद व्यूअर्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज भी ना हो जाएं। मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप थोड़ा ये भी गाइड करें कि बहुत से लोगों को लगता है कि नॉर्थ जो है साउथ के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। जैसे आपने कहा कि साउथ ज़्यादा पावरफुल, दरअसल सेम ईस्ट को लेकर के एक धारणा है कि भाई ईस्ट सभी के लिए अच्छा है, लेकिन वेस्ट जो है दरअसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक कन्फ्यूजन ना हो जाए, उसको थोड़ा बेहतर समझ लिया जाए यहाँ पर। फिर वापस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पर भी आएंगे, ब्रेक के जाने से पहले ये समझ लूँ आपसे। और वेस्ट के लेकर के कुछ लोगों की ऐसी भी बातें सुनने को आती हैं, शायद आपने भी पहले कभी जिक्र किया है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई हाउस फेसिंग होता है तो लिटिगेशन के भी कुछ चांसेस होते हैं, या वेस्ट को लेकर के कुछ ऐसे होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, थोड़ा सा डाउट्स को आप क्लियर कीजिए। हमेशा आप कोई भी वास्तु के हिसाब से घर बनाते हो, लेकिन एवरी ईयर आपको अपने पीरियड चार्ट के हिसाब से उस घर को मेंटेन करना पड़ता है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि कृष्ण भगवान ने द्वारिका विश्वकर्मा जी के हाथों से बनाई। इवन यहाँ तक कि इंद्र की जो इंद्रपुरी थी वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाई। हस्तिनापुर यानी कि महाभारत के अंदर हम जो अलग अलग तरह के जो हमारे मैथोलॉजी बुक के अंदर हमें जो सारे दृष्टांत है, युधिष्ठिर वगैरह की जो महल बने हुए थे, जो लाक्षागृह था, वो भी विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से बनाया। द्वारिका के अंश तो अभी थे, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी जाकर वहाँ पे देख कर आए हैं, जिसके अवशेष आज भी हमारे आज के मॉडर्न ज़माने में भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें सही है, रियलिस्टिक है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि जो चीज़ की प्रॉस्पेरिटी एक्सट्रीम होती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अंत ज़रूर होता है जी। क्योंकि वास्तु ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो बैलेंस में होनी चाहिए। और यिन और यांग का मतलब होता है कि अगर लाइफ है तो डेथ है, जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत ज़रूर होता है, तब जाके नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज़ें आती रहती है। तो इसका मतलब होता है कि हर चीज़ की शुरुआत के बाद उसी चीज़ का एंड होता है। तो अगर आपने वास्तु के हिसाब से घर बना दिया, आपने ऑफिस बनाई, और उसके हिसाब से अगर आप एवरी ईयर उसको मेंटेन नहीं करते हो, तो हो सकता है 2 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे, तीसरे चौथे साल में आपको नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर्टी को बनाने का वास्तु प्रिंसिपल का रूल्स ये है कि जिस व्यक्ति के अनुसार बनाना है, जिस फैमिली के अनुसार, वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दो। उसके बाद उस व्यक्ति के वास्तु के हिसाब से खाली एवरी ईयर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। जैसे आप एक बिज़नेस का फाउंडेशन बनाते हो, आप एक बिज़नेस का स्ट्रक्चर बनाते हो, पूरा मॉडल खड़ा करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि वो बिज़नेस लाइव हो जाता है, शुरू हो जाता है, काम रनिंग हो जाता है कंडीशन में। उसके बाद भी वो बिज़नेस को आपको निरंतर उसको फीडबैक करना पड़ता है, उसको वॉच करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उसको ध्यान रखना बंद कर देते हो, अपने आप कितना भी बड़ा बिज़नेस क्यों ना, वो अपने आप बंद हो जाएगा, छोटा हो या बड़ा हो। तो दुनिया में हर चीज़ के अंदर उसका एक मेंटेनेंस होता है, उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। सेम वास्तु में है, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, प्रकृति का नियम है कि यहाँ पे जो भी चीज़ आती है उसका नश्वर होती है, उसका अंत होता है। और इसीलिए जब कोई आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें 2 अलग अलग तरह की चीज़ें काम करती है। पहला क्वेश्चन ये था कि ईस्ट के मुकाबले में वेस्ट पावरफुल क्यों है, नॉर्थ के मुकाबले में साउथ पावरफुल क्यों है। तो यहाँ पे बात जो है वो व्यक्ति दर व्यक्ति नहीं चल रही है। जब किसी का घर बनाना हो तो उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, इंडिविजुअल वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जब समांतर स्तर पे वास्तु प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो उसके एलिमेंट की कंपैरिजन होती है। अब जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ का एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है और वाटर एलिमेंट है। तो सोच विचार के लिए, बुद्धि के लिए वाटर एलिमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके मुकाबले, उसकी कंपैरिजन में उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है, अगर हम यूनिवर्स का ग्लोब बनाते हैं तो नॉर्थ के अपोजिट हमें साउथ मिलती है।
तो साउथ का एलिमेंट उससे कम्प्लीटली विपरीत है, उसका एलिमेंट है फायर। तो अगर वाटर और फायर के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करते हैं तो फायर के अंदर, फायर एलिमेंट में कोई चीज़ होती है उसको बचाना, उसको मोड़ना, उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एलिमेंट का स्वभाव ऐसा है। लेकिन वाटर एलिमेंट को आप आसानी से, फ्लेक्सिबल है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। सेम थिंग ईस्ट और वेस्ट का है। ईस्ट का एलिमेंट जो है वो वुड एलिमेंट है, नेचर एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये होता है कि वुड को आप काट सकते हो, वहाँ पे नेचर एलिमेंट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अपने घर का लैंडस्केपिंग चेंज कर सकते हो। वुड एलिमेंट में ब्रीथिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब ईस्ट का जो अपोजिट एलिमेंट जो है उसको वेस्ट माना जाता है। वेस्ट का जो एलिमेंट है वो है मेटल। अगर वुड और मेटल की कंपैरिजन करते हैं तो सबसे आसान हम वुड को मैनेज कर सकते हैं, मेटल को थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ईस्ट फ्लेक्सिबल है, बुद्धिजीवी है, क्यूरियोसिटी है, उसके पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं वो हमेशा रिसर्च में जाते हैं, वो अपना मनोमंथन करते हैं, सोचते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। आप उसको लॉजिकली कन्विंस करो तो मान जाते हैं। अगर उसी की कंपैरिजन में अगर हम वेस्ट ग्रुप के पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम मेटल ग्रुप पर्सनालिटी मानते हैं, तो वो थोड़े स्टबन होते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, सुनते सभी की हैं लेकिन करते किसी की बात नहीं, वही करते हैं जो उनके मन से उन्होंने ठानी हुई होती है। तो ये जो एलिमेंट की कंपैरिजन होती है वो दिशाओं के नेचर और उसके स्वभाव के हिसाब से है, उसके एलिमेंट के हिसाब से है। तो इसीलिए ईस्ट से वेस्ट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माना जाता है और नॉर्थ के मुकाबले में साउथ को पावरफुल माना जाता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन ना करें तो ऑल ओवर सभी दिशाओं का अपना अपना एलिमेंट है, अपना अपना उनका वजूद है, अस्तित्व है, उनके अपने गुण है और पूरे यूनिवर्स को कंप्लीट करने के लिए सभी दिशाओं का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पल्लवी जी, बहुत अच्छी जानकारी, और जिस तरह से आपने दिशा दर दिशा समझाया, मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऊपर जितनी हमारी चर्चा हो रही है और होती रहेगी आगे भी, वो तो लोग समझेंगे लेकिन दिशाओं के महत्व को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ और पल्लवी जी आप भी हमारे साथ रहिए, बहुत जल्द हाजिर हूँ। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एंड वास्तु पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक वो कि जो सोच रहे हों ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को इस साल शुरू करने का, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी वास्तु अनुसार। दूसरा वो जो सालों से करते चले आ रहे हैं, ना तो उसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, ना ही उसको कम करने का सोच रहे हैं, मतलब एक चल रहा है बिजनेस, परिस्थितियां हैं जहां पर उनको चैलेंजेस आ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे चल रहा है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा। और तीसरा वो जो ये सोच रहे हैं कि भाई लॉसेस हो रहे हैं, अब इस बिज़नेस को भले हम सालों से कर रहे थे लेकिन इसको बेच दें या बंद कर दें। तो 3 परिस्थितियां अलग अलग हैं, क्या एडवाइस करेंगे। सबसे पहले ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो इस बिज़नेस में अभी आने के लिए सोच रहे हैं। तो वास्तु के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप इस बिज़नेस का रिसर्च कर रहे हो और अगर आप 2024 में इस बिज़नेस में आने की कोशिश कर रहे हो, व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत सारी इंडिविजुअल बातें हो सकती है, यहाँ पे बात समांतर स्तर पे नहीं है। लेकिन कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से 2024 का जो साल है वो मेटल इंडस्ट्री के नए बिज़नेस की शुरुआत के लिए आइडियल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने किसी वजह से ये बिज़नेस में आने का सोचा है तो हो सकता है कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन हो, जॉब हो या कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो। तो ये साल आप अपने आप ही उसको थोड़ा सा जाने दीजिए और ज़्यादा रिसर्च कीजिए, अपना कंफर्ट लेवल देखिए और ज़्यादा डेटा इकट्ठा कीजिए और नेक्स्ट ईयर अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में है, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की बट काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा कि ये साल आपको बिज़नेस में तरह तरह के नए नए चैलेंजेस आने की संभावना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें सेपरेट इसलिए हो सकती है कि जो लोगों के घर और बिज़नेस की पोजीशन वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की बनी हुई हो और वो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में हो, जो लोगों के घर और बिज़नेस की पोजीशन साउथ यानी दक्षिण दिशा के साथ बनी हुई हो और वो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस के लिए जुड़े हुए हो, जिन लोगों के घर की पोजीशन साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा की बनी हुई हो और वो ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में हो, और जिन लोगों के घर और बिज़नेस की पोजीशन साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा की बनी हुई हो
और अगर वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो ऐसे लोगों को 2024 में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस बिज़नेस में ये साल के दौरान आपके नुकसान बढ़ जाएंगे, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लिटिगेशन या लीगल इशू आने के चांसेस है, घर में सीवियर बीमारियां आने के चांसेस है। लेकिन ये पूरा साल जो है वो आपको घर की ओर से, बिज़नेस की ओर से, हर जगह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाकर रख देगा। अगर आप बहुत सालों से बिज़नेस ऑटो पायलट पर अगर आप कर रहे हो, फिर भी ये साल ओनर का अपना व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट, पर्सनल अटेंशन देकर इस बिज़नेस को संभालना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे नुकसान होने की चांसेस वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग जो ये बिज़नेस को करते हैं उसमें उन्होंने जितना भी एफर्ट डाल दिया, अब वो उसको आगे खींच के नहीं लेकर जा सकते, और अगर वो उसको बेचने के लिए सोच रहे हैं तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेटल इंडस्ट्री में थक चुके हो तो 2024 इज़ द बेस्ट ईयर कि आप उस बिज़नेस से निकल जाइए, आप उस बिज़नेस को बेच दीजिए, क्योंकि उससे ये होगा कि साल भी अच्छा नहीं है, जितना और खींचोगे ये पूरा साल और आपको नुकसान कर देगा, और आप इतने टाइम से कुछ कर नहीं पा रहे। इसका मतलब ये है कि एक या दूसरी तरीके से ये इंडस्ट्री आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो उसको और ज़्यादा खींच के नुकसान में जाने के बजाय अगर आप उसमें से निकलना चाहते हो और आपके पास ऑप्शन हो तो उसको बेचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति काम करता है उसकी एलएलसी क्या है, उनकी बिज़नेस की पोजीशन कैसी है। समांतर स्तर पे मैं कहना चाहूँगी कि जो साल वास्तु के हिसाब से 2024 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से जितनी दिशा अच्छी नहीं है, और अगर आप मेटल इंडस्ट्री में हो तो ऐसे तमाम लोगों को ये साल बिज़नेस में नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हो सकते हैं जिसमें, जैसे किसी का मान लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस है, ग्रोसरीज का बिजनेस है, जहाँ पे उन्होंने ट्रकिंग का बिजनेस नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने लिए ट्रक खरीद के रखा हुआ है टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो क्या वो लोगों को भी किसी तरह से सतर्क रहना चाहिए अपने ट्रक्स को लेकर के? आज के प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों के लिए बात करें जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी सर्विस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल। बहुत बड़ी जैसे वेजिटेबल है, ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें, हम ग्रोसरी स्टोर में जितनी चीज़ें देखते हैं वो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वहाँ तक पहुँचती है, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कंपनी बड़ी है और आपके पास अपनी खुद की ट्रक्स है, और आप अपने कंपनी की ट्रक्स है या कंपनी के व्हीकल है, हैवी व्हीकल बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन और हर तरह के व्हीकल बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना है, लेकिन ट्रांसपोर्ट बिजनेस का नुकसान बहुत ज़्यादा है। जो लोग अपने बिजनेस में ट्रक का यूज़ करते हैं वो उसके साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि उनका नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है, और उनके लिए वो अपने बिजनेस की पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, यानी कि अपने खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपकी अपनी पर्सनल कार होती है, वो लेकर आप रोज़ बाहर जाते हो और अपने ऑफिस में जाते हो, तो आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में नहीं हो। लेकिन अगर आप ऊबर चलाते हो और आपके पास 10 ड्राइवर रखे हुए हैं जो ऊबर या लिफ्ट चलाते हैं, तो आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हो। तो जो लोग इसको बाकायदा बिजनेस के तौर पे यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो 2024 का साल है वो वास्तु के हिसाब से सतर्क रहने वाला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर कुछ उपाय भी जानने का, एक रेमेडियल मेजर्स पे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए जो बिज़नेस, जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है, सालों से ये बिज़नेस करते आए हैं और आगे भी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है, इस पर हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एंड वास्तु पर। इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। आइए पहले पल्लवी जी से जानते हैं टिप ऑफ द वीक। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों को 2-3 बातों का 2024 के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रक के अंदर अपने लिए कुछ भी लकी ट्रेजर यानी कि ऑस्पिशियस चीज़ों को रखते हैं, जो किसके साथ हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमारी यहाँ पे सेफ्टी बनी रहे। काफ़ी लोग बेड ईवल आई को रखते हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे क्रिस्टल को हैंग करते हैं, अलग अलग तरह के चाइम्स को, विंड चाइम्स को हैंग करते हैं, कार बेल को हैंग करते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो ट्रक है उसके कलर्स आपके लिए सूटेबल होने चाहिए। ट्रक के जो प्लेट्स, नेम प्लेट, नंबर प्लेट्स होती है, उसके नंबर्स आपके लिए सूटेबल होने चाहिए।
और अगर आप अपने ट्रक में 2024 के अनुसार कोई भी डेकोरेशन करना चाहते हो, मैंने काफ़ी बार देखा है कि ट्रकिंग इंडस्ट्री वाले घोड़े की नाल, जो इसको हम हॉर्स शू बोलते हैं, वो भी ट्रक के डैशबोर्ड के अंदर उसके ड्रोवर्स वगैरह में रखते हैं, कई बार डैशबोर्ड पे लगाते हैं। तो 2024 के अनुसार हॉर्स शू की पोजीशन या हॉर्स शू को कहीं पे भी लगाना या उसके अंदर ऐसे ही रख देना, क्रिस्टल का प्रयोग, विंड चाइम्स का प्रयोग और कार बेल का प्रयोग ट्रक के अंदर नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हो, लेकिन इतनी चीज़ों का प्रयोग गुड लक को बढ़ाने का काम नहीं करेगा। 2024 के वास्तु के हिसाब से मेटल के बने हुए बिजनेस के साथ अपने गुड लक के लिए आप और ज़्यादा मेटल से रिलेटेड चीज़ों को, सिंबॉलिक चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। अगर इस तरह की चीज़ें आप उसको अवॉइड कर दीजिए, 2025 के बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक ये फैमिली बिजनेस सा बना हुआ है कि भाई ग्रैंडफादर फादर भी करते आए और अब बच्चे भी आगे लेके जा रहे हैं, तो उसको रैप अप कर पाना बड़ा मुश्किल है और परिस्थिति बनी हुई है, निरंतर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स का काम, चीज़ें नियंत्रण में आ जाएं, थोड़ी सी सस्टेनेबल पोजीशन में आ जाएं, उसके लिए क्या सुझाव रहेगा? 2024 का वास्तु ये नहीं कहता है कि अगर आप बिज़नेस काफ़ी सालों से चला रहे हो और किसी भी साल में जाके वो नेचर ऑफ बिज़नेस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो आप उसको बंद करके वो साल तक आप उसको ड्रॉप कर दो, ये बात नहीं चल रही। जो लोग इतने सालों से बिज़नेस में होते हैं उनके भी बहुत सारे अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे 2024 का वास्तु ये भी कहता है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की हो, ईस्ट यानी पूर्व दिशा की हो, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा की हो, ऐसे तीनों जगह के अंदर घर बिजनेस अलग अलग हो सकता है या दोनों चीज़ हो सकती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो लेकिन आपके घर की दिशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट पड़ती हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों इन दिशाओं में हो और आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो, तो वहाँ पे आपका नुकसान कम होगा, क्योंकि आपके घर का 70% वास्तु एंट्रेंस का और बिजनेस का 30% वास्तु वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास सॉलिड प्रोटेक्शन है। घर और बिजनेस की दिशाएं हमें सपोर्ट करती है, यानी कि हमें वहाँ पे नुकसान कम होगा या ना के बराबर होगा। लेकिन जब खास करके जब आपका घर या बिजनेस दोनों वेस्ट का हो, साउथ का हो, साउथ ईस्ट का हो और साउथ वेस्ट का हो, तो वहाँ पे नुकसान के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के साथ साथ डायरेक्शन के ध्यान में रखना भी ज़रूरी बन जाता है। और ये प्रोग्राम का पर्पज़ ये है कि अगर इस तरह की व्यवस्था में आप आते हो, मान लेते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो वेस्ट फेसिंग है लेकिन आपका घर नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता बिल्कुल। है। आपका बिजनेस जो है वो आपका ईस्ट फेसिंग है और आपका घर साउथ का हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी आपके नुकसान 50-50 हो जाएंगे, क्योंकि एक दिशा आपको बचाने वाली है, दूसरी दिशा आपको नुकसान करने वाली है। तो उस कंडीशन में आपका नुकसान जो है वो भी 50% होगा। लेकिन अगर दोनों दिशाएं सही नहीं हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों की दिशा सही नहीं है, काफ़ी सारे ट्रकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को मैंने देखा है कि वो सेपरेट ऑफिस नहीं रखते। अगर उनके पास एक ट्रक हो तो कहीं पे भी जाके वो पार्किंग लॉट के अंदर वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, वहाँ पे उनको जगह अलॉट की जाती है, वहाँ पे ट्रक पार्क कर देते हैं और अपने घर से बिजनेस रन करते हैं। मॉर्निंग में जाके जो भी उनका जिस कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ वहाँ से लोड उठाते हैं और वो डिलीवरी कर देते हैं, उनको ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस कंडीशन में उनके घर का जो वास्तु होता है, क्योंकि वो सारे फ़ोन कॉल वहीं से मैनेज करते हैं, पूरा वहीं से हिसाब किताब करते हैं, तो उनके घर का जो वास्तु होता है वो उनके लिए रेसिडेंशियल कम कमर्शियल दोनों का इफेक्ट उनको इक्वली देता है। तो अगर आपके पास साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, जो कि आमतौर पे 2023 तक उसको अच्छी दिशा मानी जाती थी, अगर वहाँ पे बना हुआ हो, ऐसे ही लोगों को ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में अपना ख्याल इस बार बहुत ज़्यादा रखना है, नहीं तो उनको हेल्थ वाइज भी नुकसान हो सकता है, अकस्मात हो सकता है, लिटिगेशन लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये बात 100% नहीं होती, हर चीज़ के रख रखाव पे डिपेंड की जाती है कि उनका प्लेसमेंट कैसा है। कोशिश यही है कि कोई भी साल के अंदर किसी भी तरह का नुकसान ना हो और छोटी छोटी टिप्स से आप अपना प्रिकॉशन बनाए रखो। आखिरी प्रश्न ये भी ध्यान में आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रकिंग बिजनेस के अंदर जिन्होंने अपने ट्रक्स को लीज किया हुआ होता है, सब लीज कर देते हैं आगे, मतलब इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी लेकिन चला कोई और रहा है, उसको सब लीज कर दिया। तो अब इसमें दो लोग बंद जाते हैं, एक तो वो भी जिन्होंने सब लीज किया हुआ है और जो उनके बिजनेस को आगे चला रहा है, यानी अलग अलग हो सकता है, किसी ने एक ट्रक लीज किया हो, किसी ने दो, तो यहाँ दो लोग बंद जाते हैं। तो वो परिस्थिति में क्या सिचुएशन हो सकती है वास्तु अनुसार? जो लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैं उनको मालूम है कि ये बिज़नेस में बहुत ही हार्डवर्क होता है। जब कोई सोलो ऑपरेटर होता है तो बहुत दिनों तक वो रोड पे होता है, उनका परिवार अकेला रहता है, उनकी वेट करता रहता है, वो कई बार एक वीक के बाद अपने घर जाते हैं।
जब वो ट्रक को सबलीज करते हैं तो उस कंडीशन में भी वो ट्रक की प्रॉपर्टी उनकी होती है। ट्रक भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आजकल मार्केट ऐसा है कि ब्रांड न्यू ट्रक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। और ट्रक सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि वो रोड पे इतना चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बना रहता है। वास्तु ये कहता है कि ट्रक के कलर आपके हिसाब से सही होने चाहिए, ट्रक के नंबर आपके हिसाब से सही होने चाहिए। अगर आप उसको लीज़ करते हो कि सब लीज़ करते हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो आपकी अपनी खुद की प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आप पैसे बना रहे हो, किसी भी तरह से आप उसको सब लीज़ करो फिर भी आपका पर्पस तो यही है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ कहीं आप वहाँ पे उसको बिज़नेस के तौर पे यूज़ करते हो तो उस तमाम कंडीशन में 2024 के वास्तु के अनुसार डायरेक्शन, नेचर ऑफ बिज़नेस, वो तमाम चीज़ों में वास्तु के टिप्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो लीज़ के अंदर भी हो सकता है, सब लीज़ के भी हो सकता है। इस साल ट्रक के अंदर आपके खर्चे अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं और ट्रकिंग इंडस्ट्री के खर्चे इतने बड़े होते हैं कि आम तौर पे कई बार हमने जितना उसमें से इनकम किया उतना ही कई बार जो इनकम जो होता है वो खर्चे में चला जाता है। तो कलर्स एंड नेम प्लेट नंबर्स, नेम ऑफ द LLC, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी इस जानकारी के लिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम अन्य किसी विषय पर पल्लवी जी से बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।